आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे देश के बारे में जो सभी देशों पर अपना नियंत्रण एक तरह से चाहता है, चाहे वह सही तरीके से हो या गलत तरीके से हो, चाहे वो दोस्ती के द्वारा हो या चाहे वो कब्जा करके हो। बात करेंगे हम अमेरिका की, जो अपने आप को सभी देशों का प्रमुख मानता है। बात करेंगे हम उस देश की जो लोकतंत्र की दुहाई तो देता है, लोकतंत्र के लिए सभी को डांटता तो है, लेकिन खुद इस लोकतंत्र का पालन करने के लिए बाध्य नहीं अपने आप को मानता है। बात करेंगे हम उस अमेरिका की जो अपने आप को अन्य देशों के सामने इस तरह से प्रस्तुत करता है जैसे कि वह सभी देशों का नेतृत्व करता हो। बात कुछ हद तक सही भी है कि अमेरिका शक्ति के मामले में अभी के समय में सबसे आगे है, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं कि किसी छोटे देश को दबाया जाए। बात करेंगे हम उस वेनेजुएला की जिसको अमेरिका ने एक तरह से कहें तो तहस नहस कर दिया, क्योंकि वहाँ पे चैन और शांति नहीं है। बात करेंगे हम वेनेजुएला की उस राष्ट्रपति के लिए जिसको अमेरिका ने छल से धोखे से बंदी बना लिया। धोखे से क्यों कहें, क्योंकि रात में अचानक से अटैक कर देना एक छोटे से देश पे कुछ अपनी लालच के लिए। पहले जानते हैं हम वेनेजुएला की जो इतिहास है उसके बारे में। वेनेजुएला जो सन 1958 के समय एक सैन्य तानाशाह मार्कोस जिमेनेज उनका बंधक एक तरह से कही, क्योंकि तानाशाह जो है अपने देश पे राज करते हैं, तो उसके अंदर में था और 1958 में उनसे आज़ाद हुआ और वहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना हुई। 1960-70 के दशक में मेरे भाई वेनेजुएला जो कि तेल में बहुत धनी देश था और आज भी है, तो वेनेजुएला 1960-70 के दशक में तेल की कीमतें बढ़ी। इस वजह से वेनेजुएला का जो अर्थव्यवस्था था वो अब यानी बढ़ता चला गया और वेनेजुएला एक समय ऐसा भी था कि दक्षिण अमेरिका का, वेनेजुएला जो कि साउथ अमेरिका में पड़ता है, वहाँ का सबसे धनी देश बन गया। लेकिन वेनेजुएला ने इस पे काम नहीं किया, वो अपने पैसों का सही इस्तेमाल नहीं किया और जब 1960-70, क्योंकि एक ही अर्थव्यवस्था पे वो टिका रहा तेल, और 1960-70 के दशक में जो उसका राइज हुआ था, जब 1980 के दशक में तेल की कीमतें घटी तो वेनेजुएला का अर्थव्यवस्था चरमरा गया और इस वेनेजुएला के अर्थव्यवस्था चरमराने से वहाँ पे भूखमरी जैसी समस्याएं उत्पन्न हुई और वहाँ पे फिर से दंगे हुए और उस दंगे के फलस्वरूप नए सरकार का आगमन। आप भी जानते हैं कि दंगा अभी हाल फिलहाल में बांग्लादेश में दंगा हो रहा है और दंगा हुआ और नया सरकार आया, उसी तरह से वहाँ भी नया सरकार आई। 1998 में हुगो चावेज ने चुनाव लड़ा और उस चुनाव में वह बहुमत लेकर आए और वहाँ के मुखिया बने, यानी वहाँ के राष्ट्रपति बने। और वेनेजुएला की दिशा 1998 में राष्ट्रपति जो बने थे हुगो चावेज और 2013 तक वो राष्ट्रपति वहाँ के रहे, उन्होंने वेनेजुएला की दिशा बदल दी। दिशा इस तरह से बदल दी कि उन्होंने आते ही सबसे पहले समाजवाद का नारा दिया, क्योंकि यहीं पे समझिए उन्होंने समाजवाद का नारा दिया, लेकिन अमेरिका पूंजीवाद को समर्थन करता है। अब चलिए इस चीज़ को हम आगे क्लियर करेंगे। पहले ये जानते हैं कि हुगो चावेज ने किस तरह अपने देश को चलाया। तो हुगो चावेज ने समाजवाद का नारा दिया और वहाँ पे तेल निकालने के लिए जितनी तेल कंपनियां थी अमेरिका की और उनके देश की भी, उन सब का राष्ट्रीयकरण किया और इस राष्ट्रीयकरण के फलस्वरूप और तेल बेचने से जो भी पैसा आया वो अपने देश के गरीबों में बांटा। यहाँ पे उन्होंने एक चूक किया कि उन्होंने तेल के अलावा किसी और चीज को कमाई का जरिया बनाने में उस पैसे को खर्च नहीं किया। कहने का मतलब है कि तेल ही एक मुख्य केंद्र इनका रहा पैसा कमाने का, किसी और क्षेत्र में इन्होंने निवेश नहीं किया और उस पैसे को गरीबों में बांटा। एक तरह से कहिए तो लालच भी दिया, ताकि चुनाव नाम ही है लालच का, फ्री विल जानते ही आप सब। तो उसी तरह से उन्होंने तेल के पैसे को गरीबों में बांटा। हालांकि वहाँ के लोगों को उन्होंने धनी बनाया, वहाँ की अर्थव्यवस्था को उन्होंने चेंज किया, लेकिन फिर भी वहाँ इस चीज़ की कमी रही कि किसी तरह की उस तरह की व्यवस्थाएं नहीं बनी कि तेल का अगर मार्ग बंद भी हो जाए तो वहाँ पे अर्थव्यवस्था आगे बढ़ सके। अब आते हैं आगे कि अमेरिका से टकराव का कारण क्या रहा। हुगो चावेज जो थे वो समाजवाद को समर्थन करते थे, जबकि अमेरिका जो था वो पूंजीवाद को समर्थन करता था। हुगो चावेज ने अमेरिका जो था वेनेजुएला पे अपना कब्जा जमाए बैठा था। कब्जा इस क्षेत्र में कहें कि वहाँ से उसकी तेल कंपनियां जो थी वो तेल निकाला करती थी और अमेरिका की कंपनियां तेल निकल, क्योंकि उनके पास इतना टेक्नोलॉजी भी नहीं था, आई मीन वेनेजुएला के पास, और अमेरिका वहाँ से तेल निकाला करती थी और अपने यूज में या अपने द्वारा बेचा करती थी। कुछ वहाँ पे परसेंटेज उनको मिलता होगा, लेकिन उन्होंने हुगो चावेज ने ये देखा कि अमेरिका एक तरह से पूर्ण रूप से मेरे ऊपर नियंत्रण कर रहा है, तो उन्होंने अपने समाजवाद का नारा दिया और चीन और रसिया और अन्य देशों से अपना संपर्क बनाने लगे। अन्य देशों से संपर्क इस रूप में बनाया कि अपने तेल को
चीन को बेचा, रसिया को बेचा। हमारा देश भारत भी तेल निर्यातक उनसे तेल खरीदता था। तो ये चीज़ अमेरिका को नहीं बाती थी। लेकिन हुंगो सावेज ने जब ये चीज़ें की तो अमेरिका की जो कंपनियां थी राष्ट्रीयकरण के कारण अपना पैर पीछे खींच ली और वो वहाँ से चली गई। क्योंकि हुंगो सावेज ने तो दूसरे देश की तरफ अपना रुख किया था और अमेरिका चाहता था कि वेनेजुएला के तेल पे पूर्ण अधिकार मेरा हो। लेकिन अचानक से 2013 में हुंगो सावेज की मृत्यु हो जाती है और उनके जो उत्तराधिकारी रहते हैं वेनेजुएला के जो तत्कालीन राष्ट्रपति जिनको अभी बंधक बनाया गया है वो सत्ता में आते हैं। उनका नाम है निकोलस मादुरो। अब निकोलस मादुरो के आने से और भी मामला बिगड़ जाता है, स्थिति और भी खराब हो जाती है, यानी दोनों देशों के बीच का संबंध और भी गड़बड़ हो जाता है। कैसे? क्योंकि निकोलस मादुरो ने जो रुख सावेज ने अपनाया था उसको और कड़ा कर दिया। उन्होंने तो सिर्फ चीन को, रसिया को, क्यूबा को तेल बेचा था, लेकिन इन्होंने क्या किया, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो इंटरनेशनल व्यापार होते हैं वो किस चीज़ में होते हैं, तो डॉलर में होते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, डॉलर के बजाय जिस देश से व्यापार करते थे उस देश की मुद्राएं में व्यापार करने लगे। जैसे चीन से किए तो चीन का जो मुद्रा है उससे व्यापार होने लगा। भारत से तो नहीं हुआ था, रसिया से जो हुआ वहाँ के जो रूबल है उससे व्यापार होने लगा। और अमेरिका को ये चीज़ सबसे ज़्यादा खटकती है। अमेरिका चाहता नहीं है कि कोई भी देश वो व्यापार करे और डॉलर में ना करे। क्यों? क्योंकि इससे डॉलर की वैल्यू घटती है और अमेरिका को यही चीज़ खटका है। दूसरी चीज़, निकोलस मादुरो जो कि उस समय 2013 में वहाँ के राष्ट्रपति बने और 2015 तक इन्होंने इस तरह से हद कर दिया, यानी अमेरिका की तरफ, कि अमेरिका के राष्ट्रपति उस समय के बराक ओबामा ने कहा कि वेनेजुएला अमेरिकी राष्ट्र के लिए खतरा है। अब आते हैं, उन्होंने तो इतना कहकर छोड़ दिया। अब आते हैं 2017 का दौर, 2017 से 20 के दौर में, जब वहाँ के राष्ट्रपति बने ट्रंप, जो अभी भी हैं, फिर से जीते हुए हैं। तो वहाँ के राष्ट्रपति ट्रंप बने और तब वेनेजुएला की उल्टी गिनती शुरू हुई, यूँ कहें तो प्रतिबंधों का दौर शुरू हुआ। सबसे पहले ट्रंप ने वहाँ के जो तेल निकालने वाली कंपनी थी उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया और अमेरिका में उसका मुख्यालय था, उसके सभी जो जितने भी कमाई थे सब चीज़ को ब्लैक लिस्ट उन्होंने कर दिया। वहाँ के जो विपक्षी नेता थे जुआन गुआडो, उनको वहाँ का वैध राष्ट्रपति मान लिया और निकोलस मादुरो को अवैध राष्ट्रपति घोषित कर दिया। अब इसको आप क्या कहेंगे कि कोई राष्ट्रपति लोकतंत्र से चुन कर आया है, लोकतांत्रिक रूप से चुन कर आया है, चुनाव जीत कर आया है और उसको आप अवैध घोषित कर दें, तो ये तो आपका एक तरह से आप शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं इन सब बातों को छोड़कर। 2024 में जुआन गुआडो ने भी चुनाव लड़ा और निकोलस मादुरो ने भी चुनाव लड़ा। निकोलस मादुरो ने अपने आप को विजेता घोषित कर दिया। वहाँ चुनाव हुआ लेकिन उन्होंने विजेता घोषित कर दिया। हालांकि अमेरिका ने ये चीज़ मानने से इनकार कर दिया। अमेरिका ने कहा कि ये चुनाव में धांधली किए हैं। दूसरी चीज़, उन पे नार्को आतंकवाद का मतलब हुआ कि ड्रग्स की सप्लाई, और इस ड्रग्स की सप्लाई के लिए अमेरिका के अंदर बहुत कड़ा कानून है। अमेरिका ने यह जो वहाँ के निकोलस मादुरो राष्ट्रपति थे जिनको अवैध माना हुआ था, उन पे ये इल्जाम लगाया कि वो नार्को आतंकवाद के सप्लायर हैं। अमेरिका के कोलंबिया में जो विद्रोही हैं उनके साथ मिलकर अमेरिका में ड्रग्स की सप्लाई किया है। ये अमेरिका का कहना था, उसकी एजेंसियों का कहना था और इसलिए अमेरिका ने उन पे नार्को आतंकवाद का चार्ज भी लगा दिया। दूसरी तरफ निकोलस मादुरो हमेशा से अमेरिका के विरोध में रहे और विरोध करते ही रहे। कितना भी चार्ज लगाया वो दबे नहीं, कई तरह के बयान भी दिए और आप सभी जानते हैं कि ट्रंप किस तरह के हैं। अब आता है अगला दौर। 3 जनवरी 2026 को अमेरिका 15,000 सैनिक एवं 150 एयरक्राफ्ट के साथ हमला करता है रात में और केवल 40 मिनट में, देखिए कितना प्रिसाइज उनका जो था ये ऑपरेशन था। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व और केवल 40 मिनट में निकोलस मादुरो को और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार कर लिया गया और उनको अमेरिका लाया गया और अमेरिका में उन पर मुकदमा चलाया जा रहा है। अमेरिका के उस जेल में उनको रखा गया है जिस जेल में कहा जाता है कि यहाँ कैदी एक दूसरे को मार देते हैं। सबसे खतरनाक जेल जो है वहाँ पे रखा गया है। हमारा ये आपसे भी सवाल है और हमारा ये जहाँ तक बातें जाए वहाँ पे भी लोकतंत्र से ये सवाल है कि क्या यह सही है, एक सिटिंग राष्ट्रपति जो अपने देश के प्रथम मुखिया हैं उनको इस तरह से, हम मानते हैं कि उस तरह से उन्होंने किया, लेकिन क्या किसी का विरोध करना गुनाह तो नहीं है? हम किसी का वैचारिक विरोध करना गुनाह नहीं मानते हैं। अगर अमेरिका
का कोई विरोध कर रहा है इसका मतलब गुनाह नहीं है। अभी आपने देखा होगा कि भारत के साथ उसने कैसे टेरिफ वार खेला, अभी भी खेल रहा है। तो क्या ये ट्रंप की वर्चस्व की लड़ाई है? और अगर वर्चस्व की लड़ाई है तो ये कहाँ तक जायज़ है, आप भी हमें बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो ये बहुत बुरी बात है। आप सब्सक्राइब हमें ज़रूर करें ताकि हम अच्छे इसी तरह की सर्च को लेकर आएँ। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में अगली कहानी के साथ।